नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम फिर से एक बार प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारी समसामयिकी सीरीज को। इस समसामयिकी श्रृंखला के अंतर्गत शुरुआत में मैं आप सभी को ये प्रयास करूंगा कि नेशनल करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उनसे आपको परिचित कराऊं। जो सीजीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से मैं इस सीरीज को मोल्ड करने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि जो फैक्ट आपके पास वन लाइनर में आते हैं उससे रिलेटेड कम से कम 4-5 ऐसे फैक्ट बताऊं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने प्रयास किया है कि आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसको कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए। कई छोटे छोटे भागों में मैंने बांट करके इसको कोशिश की है कि आप तक पहुंचाऊं। इससे होगा ये कि सबसे पहले तो आपका प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। नोट्स प्रिपरेशन में ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है। इसके अलावा ये आपको याद करने में आसान हो जाएगा। याद करना ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तीसरी चीज, जब आप इस वीडियो को देखेंगे दूसरी बार तो वहां पर आपको याद करने के लिए या यूं कहा जाए रिकॉल करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तीनों ही चीजें तो आपको चाहिए होती हैं। जब भी आपको सीजीपीएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां पर यही 3 चीजें तो आपको फोकस करना होता है करंट अफेयर में। पहली चीज, आपका प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए। अब इसके लिए सोर्स आप बहुत सारे लेते हैं। कई सारे होते हैं विद्यार्थी जो मंथली मैगजीन यूज करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। कई सारे विद्यार्थी कोशिश करते हैं कि वो डेली न्यूज़पेपर से खुद को अपडेट करें। मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो न्यूज़पेपर तो फॉलो करते हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उसको नियमित रूप से देखते रहते हैं। ये उनकी तैयारी करने के सीरियसनेस को दिखाता है। तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट को समय समय पर देखा कीजिए, चाहे वो सीएजी का हो चाहे लोकसभा का हो। अभी तो संसद टीवी के द्वारा डिजिटल संसद का जो नया वेबसाइट बनाया गया है बहुत ही शानदार वेबसाइट है, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे पीआईबी इंडिया है। पीआईबी इस वेबसाइट पर जरूर जाइए, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसको जरूर अपडेट रहिए इससे। इसके अलावा dprcg.gov.in, हालांकि अभी कुछ दिनों तक ये थोड़ा सा निष्क्रिय रहेगा चुनाव तक, क्योंकि चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकता है, तो उसके कारण से यहाँ पर न्यूज के बहुत ज्यादा अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप फिर भी इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस माह के शुरुआत तक, या यूं कहा जाए कि लगभग 25 सितंबर के आसपास तक का न्यूज आपको प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको और पढ़ना है तो आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के ठीक पहले कुछ संस्थान जो हैं, जिसमें हमारा उड़ान आईएएस अकादमी संस्थान भी शामिल है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक निकालता है जिसमें कि आप साल भर के घटनाक्रम को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सोर्स आपके भले अलग अलग हो जाएं, लेकिन आपकी तैयारी में कहीं पर कमी न रह पाए, क्योंकि यहां से कम मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन सीजीपीएससी अब एग्जाम में पूछता है। प्राइमरी एग्जाम में, यानी जो प्रीलिम्स की एग्जाम है उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जीएस वाले सेक्शन में। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में बहुत बड़ा गैप बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस पूरे सेक्शन को कवर कीजिए। मेरी कोशिश जो ये रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल सेक्शन वाइज बांट करके इस करंट अफेयर वाले सेक्शन को खत्म करा दूं। इसके लिए मैंने पूरे करंट अफेयर वाले सेक्शन को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। जैसे सबसे पहले मैंने रखा है जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं भारत के, उनको। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को देखेंगे। इसके अलावा जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं इनके संबंध में उन सब पर भी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देखेंगे। इसके अलावा
महत्वपूर्ण पदाधिकारी में ही भारत के सीएजी हो गए, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल। इसके अलावा अलग अलग आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उन सब के नाम भी देखेंगे, क्योंकि आप पिछले एग्जाम से अपडेट होंगे तो आपको पता होगा कि इन सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद खेल वाले सेक्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण खेल है जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो पुरस्कार एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आपके एग्जाम के लिहाज से। पुरस्कारों के अंतर्गत अलग अलग पुरस्कार हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो इंडेक्सेस हैं, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय सूचकांक हमारे यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहां से वन लाइनर फैक्ट के अलावा एमसीक्यू के पैटर्न में भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस पूरे पैटर्न को, इसके अलावा और भी सेक्शंस हैं, इस पूरे सेक्शन को हम धीरे धीरे करके पढ़ते जाएं। इससे होगा ये कि आपके दिमाग में एक साथ बर्डन भी नहीं बनेगा और आपका करंट अफेयर हंसते खेलते कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, तो बिना विलंब किए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण पदाधिकारी। फिर से आपको बता दूं कि नेशनल लेवल के जो पदाधिकारी हैं मैं उन पर चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ लेवल के जो पदाधिकारी हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपकी अलग से लेकर के आऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान में, और ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। ये क्रम आपको एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करता है, तो याद रखिएगा भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ये भारतीय संघ की 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। इसके बाद यदि हम बात करें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में है श्री जगदीप धनखड़ जी। अब कुछ संविधान में इनसे जुड़े कुछ आर्टिकल्स हैं जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 52। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरे आर्टिकल हैं ये संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी केंद्रीय प्रशासन जहां पर आपको दिखाई पड़ता है वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 जो है ये भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में प्रावधान करता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि भारत का कार्यपालिक प्रमुख होगा। ये संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ हमारे कार्यपालिक प्रमुख भी होते हैं। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक विभागों के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के जो सारे प्रावधान हैं वो आपको आर्टिकल 54 में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 55 जो है ये चुनाव के तरीके पर प्रकाश डालता है, यानी कौन कौन से सदन इसमें भाग लेंगे, जो विधायिका होगी वो कैसे भाग लेगी इसमें, यानी लोकसभा राज्यसभा कैसे इसमें भाग लेने वाले हैं। तो सारी चीजों पर चर्चा जो है ये अनुच्छेद 55 के अंतर्गत की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 57 ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की क्या क्या योग्यता होती है इन सब पर चर्चा करता है। इसके बाद अनुच्छेद 58 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए इस पर बात करता है। ये बताता है कि चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट होगा उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होती हैं उनकी बात करता है। फिर अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी अनुसूची क्रमांक 2 का विषय है ये, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो किस प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इसी में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के को हटाने की जो प्रक्रिया है
वो सदन के यानी संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। एक सदन जो है उस पर अभियोजन लगाया जाएगा और दूसरा जो सदन है वो इसकी जांच करता है। तो इन सब के बारे में प्रावधान आपको अनुच्छेद 61 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 62 जो है ये राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के आयोजन की बात करता है। फिर आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको मिलता है अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65। अनुच्छेद 65 जो है ये उस दशा की बात करता है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। उस स्थिति में आप सभी को पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति के बारे में जो प्रावधान है वो आपको मिलता है आर्टिकल 65 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 71 जो है यह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके संबंध में विवादों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, आप सभी को पता होगा ये। इसके बाद आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो कैदी होते हैं उनको क्षमादान करने की शक्ति जो है इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति और कुछ मामलों में सजा कम करना या सजा को निलंबित करने की शक्ति के बारे में प्रावधान मिलता है आपको आर्टिकल 72 में। और इसी के अंतर्गत मृत्युदंड को भी माफ करने की शक्ति जो है ये दी गई है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। इसके बाद है आर्टिकल 74। इसमें राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है और ये हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था है जिसमें भारत का प्रमुख, जो संवैधानिक प्रमुख है, जो कार्यपालिक प्रमुख है, उसको राय देने के लिए हम लोकतांत्रिक रूप से एक समिति का गठन करते हैं जिसको आप मंत्रिपरिषद कहते हैं। इस मंत्रिपरिषद के गठन की बात जो है ये आर्टिकल 74 में की गई है और आर्टिकल 75 जो है यहीं पर से प्रधानमंत्री के पद हेतु प्रावधान करता है जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद अनुच्छेद 78 जो है ये राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। यानी ऐसी जानकारियां जो राष्ट्रपति मांगना चाहे या प्रत्येक वर्ष के समाप्ति पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना हो तो इसके संबंध में प्रावधान किया जाता है आर्टिकल 78 के अंतर्गत। इसके अलावा बीच में एक आर्टिकल छूट गया है जहां तक मुझे लगता है कि वो भी आपके एग्जाम में पूछता है, आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85 जो है ये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने संबंधित शक्ति जो है ये आर्टिकल 85 में उल्लेखित है। फिर अनुच्छेद 86 जो है ये सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार के बारे में बात की गई है। यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, इसके अलावा जब संयुक्त बैठक होगी या जब उनको लगता है तब वो अभिभाषण करेंगे, ऐसा प्रावधान आपको आर्टिकल 86 में देखने को मिलता है। फिर आर्टिकल 87 जो है ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 123 कई बार पूछा गया है जिसमें आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 123 के द्वारा यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि भाई मुझे अध्यादेश लाना है, क्योंकि उस समय यदि दोनों सदन में से कोई भी एक सदन यदि बैठक में नहीं होती है तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि भाई उसको यदि कानून बनाना है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस संबंधी प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखना, यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में हैं, दोनों के सत्र चल रहे हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यह केवल उस स्थिति में जारी कर सकता है जब दोनों सदन में से कोई एक या दोनों सत्रावसान की स्थिति में होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 143 जो है
ये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी मामले पर परामर्श कर सकता है, परामर्श ले सकता है। कई ऐसे वैधानिक विषय होते हैं जिस पर राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे बिल्कुल विधियों संबंधी जानकारी जो है ये सुप्रीम कोर्ट से लेना चाहिए, तो ऐसी जानकारी वो उच्चतम न्यायालय से मांग सकता है। तो ये सारे आर्टिकल आप सभी को पढ़ना चाहिए राष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछता है। तो फिर से आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 15वें क्रम की हैं और इनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा श्री जगदीप धनखड़ जो हैं ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं न्यायपालिका में। जब आप न्यायपालिका पहुंचते हैं तो वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस हैं श्री DY चंद्रचूड़ जी। ये भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। CJI ऑफ इंडिया या CJI जो है ये वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जी हैं और इनका क्रम है 50वां। अब इनसे संबंधित भी कुछ आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 124 जो है ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के संबंध में बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 125 जो है ये न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इसकी बात करता है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, यानी कोई स्पेशल विषय है तो उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति यदि करनी है तो उसके बारे में अनुच्छेद 127 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 129 जिसमें न्यायालय को यानी उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति रखता है। तो आर्टिकल 129 जो है ये अभिलेखीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय को स्थापित करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। इसके बाद अनुच्छेद 130 ये उच्चतम न्यायालय की जो पीठ हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है ये विस्तृत है और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्र, यानी कई सारे मामलों में ऐसा होता है कि निचली अदालत ने कोई फैसला दे दिया है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपील कर सकते हैं। ये प्रावधान आपको मिलता है अनुच्छेद 132 में। इसके बाद अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, देखिए कुछ मामलों में और यहां पर सिविल मामलों में, यहां पर स्पेसिफाई कर दिया है सिविल मामलों को। तो सिविल मामलों में भी यदि निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 134 है जिसमें उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। यानी यदि क्रिमिनल केस कोई होता है, आपराधिक मामला यदि कोई होता है और निचली अदालत ने कोई फैसला सुनाया है जिससे आप सहमत नहीं है तो उस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 135 जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों के उपयोग की बात कही गई है। अब आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 137 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा करने के संबंधी प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल फैसले सुनाने तक ही सीमित नहीं है, यह अनेक नियमों, उपनियमों, उपविधियों इन सब की भी समीक्षा कर सकता है। और यदि वो जो नियम है या उपनियम है या संसद द्वारा बनाई गई विधि है वो यदि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस स्थिति में उस नियम को उस स्तर तक शून्य किया जा सकता है जहां तक वो मौलिक अधिकारों को आक्रमित न करे। तो इस स्थिति की समीक्षा जो है या इस प्रकार की समीक्षा की बात अनुच्छेद 137 में की गई है। अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की शक्ति के बारे में बात करता है।
इसके बाद अनुच्छेद 139 चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 139 रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसका मेन आधार होता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 उन मामलों के बारे में कहता है जिसमें मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो। आप सभी को पता होगा 6 अलग अलग प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। उन रिट को जारी करने की शक्ति जो है वो निहित होती है अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 139 में चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 140 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। सभी न्यायालयों पर लागू होगा, जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो इन नियमों का पालन करेंगे यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बना दिया है तो। इसके बाद अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यदि कोई आदेश दे देता है तो उसको आप बाद में एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि फलाना मामले में, आपने सुना होगा कि फलाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तो उसके आधार पर फिर आगे का जजमेंट बनता है। तो ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 142 से, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गवाहों की तरह भविष्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 144 जो है ये सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब आता है लोकसभा। लोकसभा में वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। लोकसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता हैं ये हैं श्री नरेंद्र मोदी, और महासचिव हैं वर्तमान में श्री उत्पल कुमार सिंह, ये महासचिव हैं। याद रखेंगे अधिकारियों के नाम। लोकसभा आप सभी को पता है कि संसद है, ये 3 घटकों से मिलकर के बनती है। संसद 3 घटकों से मिलकर के बनती है। एक तो बनती है राष्ट्रपति से, दूसरा लोकसभा, और तीसरी है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में आपने देखा, लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी अभी देखेंगे, राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारियों को आगे जाकर के आप देखने वाले हैं। चलिए, तो लोकसभा में ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये सदन के नेता होते हैं, और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाना, किसी के आचरण के मामले में निर्णय लेना, ये सारी चीजों के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को होती है। आप सभी को पता होगा कि दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक होती है तो उस समय अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसके बाद लोकसभा सत्ता पक्ष के नेता ये हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। आप सभी को पता होगा कि ये लोकसभा सदस्य हैं, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है वाराणसी। वाराणसी से वर्तमान में सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। श्री उत्पल कुमार जो है ये प्रशासनिक हेड है वहां के, और ये है महासचिव, यानी सेक्रेटरिएट का जो काम है वो यही देखते हैं। अब आप सभी को लोकसभा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो मुझे लोकसभा में, यानी जब आप डिजिटल संसद की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे, नया वेबसाइट बना है, वहां पर मुझे कुछ फैक्ट्स मिले हैं। शायद ये आपको एकदम क्लियर ना दिख रहे हो, मैं आपको पढ़ा करके सुनाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले संविधान सभा में पहला दिन कैसा था। देखिए, संविधान सभा की पहली बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, वहां संपन्न हुई थी। पहली बैठक की बात हो रही है, यानी आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन जब बना
कैबिनेट मिशन जब हमारे यहाँ आया उसके बाद फिर संविधान निर्माण करने का काम शुरू हुआ। उस संविधान निर्मात्री सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, यहां पर पहली बैठक हुई। इस अवसर के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया सभा कक्ष उस दिन अपने एक नए रूप में था, जिसमें इसकी एक ऊंची छत और इसकी दीवारों पर मौजूद कोष्ठकों से लटके हुए प्रकाशमान लैंप का एक पुंज विद्यमान था। अभिभूत और प्रसन्नचित्त होकर माननीय सदस्य अर्धगोलाकार पंक्ति में राष्ट्रपति के आसन की ओर मुख करके बैठे थे। विद्युत से गर्म किए जा सकने वाले डेस्कों को हरे कालीन युक्त ढलान वाले टेरेसों पर रखा गया था। अग्रिम पंक्ति को सुशोभित करने वालों में यानी सबसे फ्रंट लाइन पर कौन कौन बैठे थे, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री हरे कृष्ण महताब, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री सी राजगोपालाचारी और श्री एम. आसफ अली शामिल थे। 9 महिलाओं सहित 207 प्रतिनिधि उपस्थित थे। याद रखिएगा, पहले बैठक में 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं शामिल थी पहली बैठक में और कुल सदस्य शामिल थे 207। इसके बाद उद्घाटन सत्र पूर्वाह्न 11 बजे आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ प्रारंभ हुआ। तो अस्थायी सदस्य थे या अस्थायी सभापति बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये फैक्ट पूछता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष ही कहा जाएगा, भले अस्थायी थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए आचार्य जी ने कहा, जैसा कि हम हर कार्य को दैवीय आशीर्वाद से आरंभ करते हैं, हम डॉक्टर सिन्हा से इस आशीर्वाद का आह्वान करने का अनुरोध करते हैं ताकि हमारा काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। अब मैं एक बार आपकी ओर से डॉक्टर सिन्हा को पीठासीन होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने अभिनंदन के साथ पीठासीन हुए डॉक्टर सिन्हा ने विभिन्न देशों से प्राप्त सद्भावना संदेशों को पढ़ा। सभापति के उद्घाटन भाषण और उपसभापति के नाम निर्देशन के पश्चात सदस्यों से औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। सभी उपस्थित 207 सदस्यों द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत किए जाने और पंजिका पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हुई। सभा कक्ष के फर्श से लगभग 30 फुट ऊपर बने दीर्घाओं पर बैठे प्रेस के प्रतिनिधि और आगंतुक इस यादगार घटना के साक्षी बने। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली ने पूरी कार्यवाही की एक कंपोजिट साउंड पिक्चर का प्रसारण किया। तो ये जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछता है। इसके बाद संविधान सभा के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्जाम में पूछता है। संविधान सभा को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, कई सारे किताबों में इसको 18 दिन लिखा होता है, याद रखेंगे। तो 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा था। इस अवधि के दौरान कुल 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित हुए हैं। 11 सत्र आयोजित हुए हैं। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए हैं, यानी संविधान का ड्राफ्ट कैसा होगा इस पर चर्चा करने में 114 दिन लगे हैं। इसकी संरचना के संबंध में कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ये फैक्ट को याद रखना, यहां पर मेंबर कैसे आए थे, ध्यान रखिए, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा
अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का चयन किया गया था। वहां डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन तो 1952 में चालू हुए हैं, जब भारत आजाद हुआ, गणतंत्र बना, तब पहली बार चुनाव हुआ था। लेकिन जो हमारा कैबिनेट मिशन बना था उसे ही उस समय का संसद माना जा रहा था, और उस समय के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से चुन करके आए हुए थे। इसकी व्यवस्था कैसी थी देखिए, पहला अलग अलग भागों में बांट करके बताया गया है ना। कुल 3 प्रकार के जो स्टेट्स हैं उनकी बात की गई है। पहला, प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य निर्वाचित किए गए। ठीक है, तो 292 मेंबर जो हैं ये प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से आए थे, प्रांतीय विधानसभाओं से। इसके बाद 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। 93 मेंबर्स जो थे ये भारतीय रियासतों से आए थे। आप सभी को पता होगा 1 जनवरी 1948 के पहले हमारे पास बहुत सारी रियासतें थी। उन रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 93 मेंबर जो थे ये संविधान सभा में उपस्थित थे। इसके अलावा 4 सदस्य जो थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत यानी जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। ये कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 292 प्लस 4 96 प्लस 93, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 389 मेंबर होने थे। कुल 389 मेंबर होने थे। लेकिन हुआ क्या सर, हुआ ये कि बीच में 3 जून 1947 को माउंटबेटन की एक घोषणा होती है, और घोषणा ये रहती है कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। अब ये जब घोषणा होती है तो उसके बाद दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान निर्माण की बात होती है। तो उस निर्णय के फलस्वरूप भारत में अब ये 389 में से कुछ मेंबर वहां चले जाएंगे। भारत में जो बचे वो बचे 299, याद रखिएगा। तो भारत के विभाजन के पश्चात या माउंटबेटन योजना के इंप्लीमेंटेशन के बाद भारतीय संविधान सभा में बचे हुए सदस्यों की संख्या थी 299, और इसी बात को यहां पर लिखा गया है। देखिए, इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। यहां से टोटल होना था 389। 292 जो हैं ये प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। कुल 389 सदस्य होने थे। लेकिन 3 जून 1947, ये डेट याद रखिएगा, ये माउंटबेटन योजना है, इसके अनुसार भारत को 2 भागों में बांट दिया जाना था। अब जब विभाजन हुआ तो उसके बाद फिर भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे हैं। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। तथापि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई, और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे। जाहिर सी बात है, जो प्रांत पाकिस्तान के थे वो तो पाकिस्तान वाला संविधान बनाएंगे ना। वहां से जो सदस्य चुन करके आए हुए हैं उनको पाकिस्तान का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई, और भारत के जो मेंबर बचे उनकी संख्या बची 299। तो यही यहां पर लिखा गया। तो ये कुछ फैक्ट जो कि मुझे वहां पर मिले, मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। तो ये फैक्ट्स बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, जितने भी फैक्ट यहां पर मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा यदि स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी जब हमारा संविधान सभा बना था, है ना, संविधान सभा बनी थी हमारी, तो उस समय 31 दिसंबर 1947 की स्थिति में स्टेट वाइज क्या रिप्रेजेंटेशन था? देखिए, सबसे ज्यादा सदस्य यदि आप देखें तो ये थे यूनाइटेड प्रोविंस से, जिसको आप बोलते हैं संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से कुल 55 सदस्य थे। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे। क्षेत्र भी काफी बड़ा था।
इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास राज्य, जहां से कुल 49 सदस्य थे। फिर 2 हो गए। इसके बाद फिर आता है बिहार, बिहार से कुल 36 सदस्य थे। इसके बाद आता है बॉम्बे, उस समय का बॉम्बे था, है ना, अब तो मुंबई हो गया है, उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जहां से कुल 21 सदस्य थे। फिर पश्चिम बंगाल है, याद रखेंगे इस समय भारत का विभाजन हो चुका है 31 दिसंबर 1947, यानी पूर्वी बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन चुका है। बचा क्या है हमारे पास, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कुल 19 सदस्य थे। फिर सीपी और बरार यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो है यहां से कुल 17 सदस्य थे। और असम से कुल 8 सदस्य जो हैं ये हमारे संविधान सभा में शामिल थे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक संख्या कहां से थी, तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत से थी। हो सकता है इसको घटते क्रम में जमाने के लिए आपको बोल दे, तो सबसे पहले याद रखना यूनाइटेड प्रोविंस सबसे ज्यादा था, फिर मद्रास था, उसके बाद फिर आता है कौन, उसके बाद हाँ ठीक है मद्रास, फिर आता है बिहार 36 सदस्य, उसके बाद फिर आएगा कौन, बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आएगा सर आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आएगा आपका सीपी बरार, और उसके बाद फिर आएगा असम। इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। चलिए तो अब आते हैं राज्यसभा में। आप सभी को पता होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यहां देखिए तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और पदेन राज्यसभा सभापति भी हैं। अब यदि राज्यसभा में उपसभापति की हम बात करें तो ये हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। सत्ता पक्ष के नेता की बात करें तो श्री पीयूष गोयल जी जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा। सभापति हमारे वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति ही सभापति यानी श्री जगदीप धनखड़ जी, उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह, सत्ता पक्ष के नेता यदि आप देखें तो श्री पीयूष गोयल, और विपक्ष के नेता हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनमें भारत के महान्यायवादी, तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं श्री आर वेंकट रमणी, नाम याद रखिएगा, इसको पूछता है। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है। भारत का राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और उनके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनके पद का प्रावधान किया गया है। ये भारत के सबसे बड़े विधिवेत्ता माने जाते हैं, यानी कानून सबसे बड़ा वकील यदि किसी को माना जाता है भारत में तो वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, सबसे बड़े वकील। इसके बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं मिलता है, लेकिन ये भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके कार्य में इनको सहायता प्रदान करता है। और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं श्री तुषार मेहता जी। अब यदि हम भारत के कैग की बात करें, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये जो सीएजी है इसके संबंध में हमको संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में देखने को मिलता है, जिसमें एग्जाम में आपको पूछता है अनुच्छेद 148 को। अनुच्छेद 148 जो है ये प्रावधान करता है सीएजी के बारे में। अब ये देखिए वेबसाइट यहां पर लिखा हुआ है ना, ये देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ऑडिट करने की जो सबसे बड़ी संस्था हमारे भारत में है वो सीएजी है। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
श्री गिरीश चंद्र मुर्मू एज्यूम्ड ऑफिस एज कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 8 अगस्त 2020, यानी 2020 से ये हमारे सीएजी के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, इतना फैक्ट आपके लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं सेना प्रमुख। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में वर्तमान में एक पद्धति चलती है सेना में, जिसको बोला जाता है सीडीएस की पद्धति, जो कि तीनों प्रकार की सेनाओं पर निगरानी रखता है, तीनों प्रकार की सेना को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको कहा जाता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो पहले सीडीएस थे श्री विपिन रावत जी, उनकी मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर विमान के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है जनरल अनिल चौहान जी को। तो वर्तमान में सीडीएस हमारे जनरल अनिल चौहान जी हैं। अब तीनों प्रकार की सेनाओं को ये कंट्रोल करते हैं, जिसमें सबसे पहले है थल सेना। थल सेना प्रमुख जो है ये है जनरल मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख की बात करें तो ये हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। यदि हम नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल आर. हरि कुमार जो हैं ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। तो ये चारों नाम आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको इसरो और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं मिलेंगी। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, अपने चंद्रयान को लेकर के, आदित्य L1 मिशन को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और नासा जैसी संस्थाएं कह रही हैं कि हमें इसरो से सीखने की जरूरत है। वो इतने इकोनॉमिक हैं कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स इसरो आयोजित कर चुका है जो कि एक फिल्मी बजट से भी कम होता है। तो उसी पर नासा के जो वैज्ञानिक हैं, नासा के प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि हमें इसरो से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। खैर, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। वहीं अगर हम डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं ये वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको 4 अलग अलग आयोग दिखेंगे, जिनमें आपको एक अनुसूचित जाति आयोग मिलेगा, एक अनुसूचित जनजाति आयोग मिलेगा, एक ओबीसी आयोग मिलेगा, जिसका गठन जो है ये 102वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा 102वें संविधान संशोधन जो है ये जुड़ा हुआ है एनसीबीसी के गठन से, यानी नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कमीशन, इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो एक माइनॉरिटी कमीशन जो है इसके बारे में बात की गई है, माइनॉरिटी कमीशन। तो वर्तमान में एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री विजय सांपला जी। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी। इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इन सब के नाम आप अच्छे से याद रखें। हो सकता है इसको मैच द फॉलोइंग में पूछे, या कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और ये जो सेक्शन है या ये जो व्यक्ति है ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसका गठन बहुत पुराना नहीं है, ये अभी हाल ही में संशोधित किया गया था संविधान को, 102वां संविधान संशोधन 2 साल पहले की बात है। और वहां पर एनसीबीसी के गठन की बात कही गई थी, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको केंद्रीय निर्वाचन आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष मिलेंगे। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं श्री यशवर्धन सिन्हा। श्री यशवर्धन सिन्हा जो हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं सूचना आयोग के। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग
यहां पर इनकी फोटो बाकायदा लगी हुई है। वहीं अगर हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन की, तो यहां पर श्री राजीव कुमार जो हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष नहीं बोलना चाहिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये देखिए यहां पर श्री राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आगे बढ़ते हैं। ऋतुराज अवस्थी, ये 3 व्यक्ति जो हैं ये चर्चा में रहे हैं और इनसे अभी क्वेश्चन आते भी हैं। ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 22वां विधि आयोग जो है इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है? श्री ऋतुराज अवस्थी जी हैं। फिर हैं अशोक कुमार माथुर, ए.के. माथुर जी, ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एन.के. सिंह हैं, नंद किशोर सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये तीनों को अच्छे से याद रखेंगे, विधि आयोग के अध्यक्ष, वेतन आयोग के अध्यक्ष और जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो नीति आयोग मिलेगा आपको। नीति आयोग में आप सभी को पता है अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 से। पहले एक योजना आयोग चला करती थी, उस योजना आयोग को भंग करके एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब इसके प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो ये होते हैं सीईओ। सिंधु श्री खुल्लर जो हैं ये इसके पहले सीईओ थी। अभी वर्तमान में यदि हम नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम, ये इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में है श्री सुमन बेरी जी। ये देखिए यहां पर ये नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। देखिए लिखा है यहां पर श्री BVR सुब्रमण्यम ज्वाइंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग ऑन 25 फरवरी 2023, यानी 25 फरवरी 2023 से ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। और श्री सुमन बेरी की यदि हम बात करें तो ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के 1 मई 2022 से, याद रखेंगे 1 मई 2022 से ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये हैं सुमन बेरी जी और ये हैं श्री BVR सुब्रमण्यम जी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी आप सभी को पता होगा कि आगे जाकर के अगले साल आपका लोकसभा चुनाव भी होना है, तो वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किए गए हैं सचिन तेंदुलकर, इनको याद रखेंगे। इसके पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज को नियुक्त किया गया था, है ना। समय समय पर आयोग जो है वो नियुक्त करते रहती है, घोषित करते रहती है। पिछले साल मुझे जहां तक याद आ रहा है पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया गया था। इस साल बनाया गया है सचिन रमेश तेंदुलकर को। भारत के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन में जो है महत्वपूर्ण खेल टूर्नामेंट। महत्वपूर्ण खेल टूर्नामेंट के अंतर्गत आपको अलग अलग टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रैंड स्लैम की। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा हुआ एक शब्द है जो कि 4 स्तरों पर होता है। स्तर नहीं कहने चाहिए, 4 ग्रैंड स्लैम जो हैं ये आपके वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि लगभग जनवरी के आसपास देखने को मिलता है। फिर अप्रैल के आसपास फ्रेंच ओपन देखने को मिलता है। लगभग जुलाई अगस्त के आसपास आपको विंबलडन देखने को मिलता है और लास्ट में यानी अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलता है यूएस ओपन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी क्रम में ही शुरुआत हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहला जो चैंपियनशिप है
टेनिस का, वो शुरुआत हुआ है विंबलडन, जिसकी शुरुआत हुई है 1877 में, 1877 में। ये इंग्लैंड का एक स्थान है विंबलडन, यहीं से ये प्रतियोगिता प्रारंभ मानी जाती है। इसीलिए विंबलडन को द चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, द चैंपियनशिप इसको जाना जाता है, द चैंपियनशिप को। ये सबसे पहले शुरू होने वाली प्रतियोगिता है। इसके बाद चालू हुई है यूएस ओपन, यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और अंत में शुरू होने वाली प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो आप देख पा रहे हैं, जिसको हम एकदम व्यवस्थित समझ रहे थे वो उतना भी व्यवस्थित नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है। इसके आयोजन के क्रम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये क्रम चलता है, ये आयोजन का क्रम है। जबकि इसके प्रारंभ होने की तिथि का यदि आप देखेंगे तो वो सबसे पहले चालू हुआ है विंबलडन, फिर चालू हुआ है यूएस ओपन, फिर चालू हुआ है फ्रेंच ओपन, और अंत में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये हुआ है 1877 में, 1877 में, ये हुआ है 1881 में, ये हुआ है 1897 में, और ये हुआ है 1905 में। तो ये आपको देखने को मिलेगा वर्ष 2019 या 20, जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रीलिम्स में इसको पूछा हुआ था, इस सीक्वेंस को। तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। अब यदि हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और इनका नाम आपको अभी बार बार देखने को मिलेगा। जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें से 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीता है। तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इन्होंने जीता है। अब यदि हम ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग की बात करें तो इसकी विजेता है अरीना सिबलिंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन भी जीता है नोवाक जोकोविच ने, और महिला एकल में इगा स्वियाटेक या इगा स्वेतिक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल में बाजी मारी है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है विंबलडन। विंबलडन में कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है विंबलडन को। जबकि महिला एकल में चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रासोवा, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। अब यूएस ओपन की बात करें तो, या अमेरिकन ओपन की बात करें तो, अमेरिकन ओपन 2023 फिर से नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि महिला एकल में कोको गॉफ ने यह प्रतियोगिता अपने नाम की है। तो इसको याद कैसे किया जाए सर? देखिए, सबसे पहले तो आप ये सीक्वेंस याद कीजिए, AFWU, ये सीक्वेंस है। इसमें जोकोविच जीता, इसमें जोकोविच जीता, इसमें जोकोविच जीता। बीच में कार्लोस अल्काराज जो है, इसने विंबलडन की प्रतियोगिता जीती है। इसके बाद यदि महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में सबसे पहला नाम आता है एरिना सिबलिंका का, एरिना सिबलिंका का। दूसरे नाम पर आता है ईगा स्वियाटेक का। तीसरे नाम पर, तीसरा जो प्रतियोगिता है उस पे नाम आता है मार्केटा वोंड्रासोवा का। और चौथे नाम पर आता है, चौथी प्रतियोगिता में नाम आता है कोको गॉफ का। अब याद करना आपके लिए आसान हो गया है। ये महिला एकल की बात हो रही है और ये पुरुष एकल की बात हो रही है, और ये प्रतियोगिता का नाम है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहां से देखा गया है कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स की बात करते हैं। एशियन गेम्स जो हैं ये हाल ही में आयोजित हुआ है। आप सभी को पता होगा कि पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने इतने ज्यादा पदक जीते हैं। सबसे ज्यादा पदक अभी तक एशियन गेम्स में भारतीयों के द्वारा जो जीते गए हैं वो इसी एशियन गेम्स में जीते गए हैं। अब यदि हम बात करें एशियन गेम्स 2023 की, तो ये एशियन गेम्स का 19वां संस्करण है और ये चीन के ह्वांगझू शहर में आयोजित किया गया है। जो ग्रैंड लोटस जो स्टेडियम है वहां का, वहां पर इसको आयोजित किया गया है। इसके शुभंकर के नाम
3 शुभंकर हैं इसके, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन। ये 3 जो हैं इसके शुभंकर हैं। शुभंकर मेरे हिसाब से एशियन गेम्स में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हालांकि फीफा हो गया या ओलंपिक हो गया, वहां पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब भारत के ध्वजवाहक की बात करें, ये आपको एग्जाम में पूछता है, तो भारत के ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में यदि आप देखें तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह जो है ये भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं और लवलीना बोरगोहेन जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित हमारे भारतीय खिलाड़ी है। इन्होंने उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहन किया था। यही समापन समारोह की बात करें तो PR श्रीजेश जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ध्वजवाहन किया है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा यदि हम पदकों की बात करें तो भारत ने पूरी प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 107 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पर सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश बना है। सबसे ज्यादा पदक चीन हर बार जीतता है, इस बार भी जीता है। चीन ने कुल 382 पदक जीते हैं जिसमें 200 गोल्ड थे, जबकि भारत ने 107 पदक जीते हैं जिसमें से 28 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो ये फैक्ट अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। ये देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक इमेज जिसमें लिखा हुआ है इंडिया @ एशियन गेम्स 2022। अब गोल्ड मेडल है 28, सिल्वर मेडल है 38 और ब्रॉन्ज मेडल है 41। टोटल 107 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो विमेन प्रीमियर लीग है, ये पहली बार आयोजित हुआ है। महिलाओं के लिए IPL इसको कहा जा रहा है और बहुत अच्छा मौका है जिसके द्वारा हम भारतीय जो महिला खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इस प्रीमियर लीग का आयोजन भारत में पहली बार हुआ है, यानी पहला प्रीमियर लीग है विमेन प्रीमियर लीग। इसके द्वारा या इसके अंतर्गत कहा जाए तो 5 टीमों ने भाग लिया है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 5 टीम इसके अंतर्गत शामिल थी। कौन कौन सी टीमें थी ये भी याद रखना। एक दिल्ली कैपिटल है, एक मुंबई इंडियन है, एक यूपी वॉरियर है, एक RCB है और एक गुजरात जायंट्स हैं। तो ये 5 टीमें शामिल रही हैं, जिसमें से विजेता जो है, जिसने प्रतियोगिता जीती है, वो है मुंबई इंडियंस। हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन है। अब इसका आयोजन हुआ है हमारे भारत में ही, है ना। 2 स्टेडियम को मेन, एक तो मुंबई और एक नवी मुंबई। मुंबई में ये जो ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, इसको इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया था। कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनल जो है ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में आयोजित किया गया है। विजेता है मुंबई इंडियंस और कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो ये फैक्ट बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि जब IPL हो रहा था तो उस समय मुझे जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, वर्ष 2016 में IPL से क्वेश्चन आया था कि इसमें इतने टीमों ने भाग लिया है करके, तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको सौंदर्य प्रतियोगिता मिलेगी। सौंदर्य प्रतियोगिता में आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिसेज इंडिया, इन 4 कैटेगरी को याद रखेंगे। तो सबसे पहले मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स जो है ये बनी है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल जो है ये मिस यूनिवर्स 2022 के खिताब से इनको नवाजा गया है। 2023 की प्रतियोगिता अभी हुई नहीं है। ये वर्ष 2023 में दिसंबर के माह में आयोजित की जाएगी, यानी अभी नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब मिस वर्ल्ड की हम बात करें तो ये भी नवंबर दिसंबर में आयोजित होना है। और कैरोलिना बिलावस्का, ये देखिए पोलैंड की सुंदरी हैं, ये सौंदर्य प्रतियोगिता में इन्होंने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। फिर मिस इंडिया 2023 की बात करें तो नंदिनी गुप्ता जो है ये मिस इंडिया 2023 बनी है। चलिए, तो ये थे कुछ समसामयिक घटनाक्रम या यूं कहा जाए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
आगे और बढ़ेंगे। ये सीरीज मैं प्रयास करूंगा कि कंटिन्यू रहे और आप सभी की समसामयिक की तैयारी जो है वो एग्जाम के पहले पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।